जय हिंद प्रिय छात्र एवं छात्राओं, स्वागत है आपका मुबारक मैथ्स एकेडमी चैनल पर। आज हम प्रश्न क्रमांक 6 को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 6 कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं क्यों है। तो यहाँ पर हमें रीजन बताना है, कारण बताना है कि दी गई संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस सवाल को हल करने से पहले बात करते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याओं को लेकर, क्योंकि अगर भाज्य और अभाज्य संख्याओं को आप जानते हैं तब जाके इस क्वेश्चन को आप आसान तरीके से हल कर पाएंगे। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो। तो मैंने क्या बताया कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो। अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं? तो अभाज्य संख्याओं के बारे में याद रखना, जिनके गुणनखंड केवल एक हो या सम हो। यहाँ पर मैंने क्या बताया कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनके गुणनखंड केवल एक हो या सम हो। इसके अलावा अभाज्य संख्याओं का कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। जैसे हम बात कर लें कि 5 हमारी एक अभाज्य संख्या है। 5 हमारी कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो यह केवल 1 से विभाज्य होगा और सम मतलब खुद से 5 से विभाज्य होगा, किंतु इसके अलावा यह किसी और संख्या से विभाज्य नहीं होगा। तो जिस कंडीशन में 5 हमारा क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। अब इसके बाद इसी तरीके से मैंने एक संख्या ली 6। अब इस संख्या को हम देख सकते हैं कि यह 1 से तो विभाज्य होगा ही, इसके अलावा यह हमारा 2 से भी विभाज्य होगा, यह हमारा 3 से भी विभाज्य होगा और सम मतलब 6 से भी विभाज्य होगा। तो इसके हम देख सकते हैं गुणनखंड हमें 2 से अधिक प्राप्त हुए, 1 2 3 4। तो जब हमें गुणनखंड 2 से अधिक प्राप्त होते हैं तो वे संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अब यहाँ पर हमने क्या जाना कि जिनके गुणनखंड 1 या सम के अलावा कोई और नहीं होता है तो वे अभाज्य संख्या, और जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं वो हमारी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को आसान तरीके से हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या है, तो आप सभी को आता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। क्या दिया है? तो पहली संख्या क्या दी है? 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। और दूसरी संख्या क्या दी है? तो उसको भी हम लिख लेंगे। दूसरी संख्या है हमारी 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ज्ञात क्या करना है उसको भी लिख लेंगे। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? तो हमें बताना है कि यह संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों है। तो याद रखना, जिस तरीके से मैं आपको सवाल सॉल्व करवा रहा हूं उसी तरीके से आपको परीक्षा में सॉल्व करना है।
ताकि आपके नंबर ना कट सके। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं हल, और सबसे पहले हम पहली संख्या को लेके हल करेंगे। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे पहली संख्या। पहली संख्या क्या है उसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 7 गुणित 11 गुणित 13 यह संख्या का एक भाग हो गया और प्लस के बाद संख्या का दूसरा भाग हो गया। तो इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में हमें 13 एक ऐसी संख्या दिख रही है जो दोनों जगह उपस्थित है। तो 13 दोनों जगह होने के कारण इसे हम कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। अब यहां से 13 हमारा बाहर आ गया तो अंदर क्या क्या बचेगा, 7 गुणा 11 और प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे। यहां से 13 हमारा कहाँ आ गया, बाहर। अब यहां से भी 13 बाहर आ गया तो यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं बचेगी। तो क्या बचती है, 1 बचती है। यह आपको आता है। अब आगे बढ़ जाएंगे तो हम क्या लिखने वाले हैं कि 13 हमारा ज्यों का त्यों। अब आपको टेबल पढ़ना है 11 की 7 बार। तो 11 7 कितना होता है, सर 77 होता है और प्लस का 1 ज्यों का त्यों। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 13 हमारा ज्यों का त्यों, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, और 77 और 1 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि संख्या के हमें 2 गुणनखंड प्राप्त हुए, या इसको चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 13 गुणित 2 गुणित 3। अब ऐसा क्यों लिखा, हमने 78 को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ दिया। देखिए 13 दूनी 26 और 26 दिया 78। यह वाला 13 हमारा ज्यों का त्यों। 78 को हमने क्या लिख दिया, 13 गुणा 2 गुणा 3। कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, आपने इससे पहले सीखा है, और अगर आपको नहीं आता है तो इसके पहले वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने अभी जाना था, देखा था कि जिनके गुणनखंड 2 से अधिक प्राप्त हो वे कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमें संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 के अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक प्राप्त हुए। देखिए 2 से अधिक है या 1 से ज्यादा है, 13, 2 और 3। तो फिर हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, आपको वही चीज यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर संख्या के 1 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड है, तब यह संख्या एक कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। तो हमने क्या समझा कि यदि संख्या के अभाज्य गुणनखंड 1 से ज्यादा प्राप्त होते हैं तब वह संख्या हमारी भाज्य संख्या होती है, ना कि अभाज्य संख्या। क्योंकि अभाज्य संख्या के गुणनखंड केवल हमें 1 और सम के अलावा कोई और संख्या प्राप्त नहीं होती है। तो इस तरीके से हमने सवाल 6 का पहला भाग हल कर लिया। अब इसी तरीके से हम सवाल 6 का दूसरा भाग हल करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने सवाल का पहला भाग मीन्स पहली संख्या को हल कर लिया। अब हम सवाल की दूसरी संख्या को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम दूसरी संख्या को लिख लेते हैं। तो दूसरी संख्या क्या है हमारी, हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो दूसरी संख्या
क्या है आपकी दूसरी संख्या कि 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो यह हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। अब इसको किस तरीके से हल करेंगे, तो हमारा तरीका वही रहने वाला है कि आप देख सकिए 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 के बीच हमें गुणा का साइन है। तब 7 से लेकर 1 हमारा एक पार्ट हो गया, मीन्स एक भाग हो गया, और धन के बाद हमारा दूसरा भाग 5 हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस वाले भाग में भी हमें 5 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी हमें 5 दिखाई दे रहा है। तब हम दोनों जगह से 5 को बाहर ले लेंगे, ओवरनेस्ट ले लेंगे। अब क्या क्या बच गया सर, 7 बच गया, गुणा 6 बच गया, गुणा 4 बच गया, गुणा 3 बच गया, गुणा 2 बच गया, गुणा 1 बच गया, और प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे। अब चूंकि यहां से 5 हमारा बाहर आ गया है, तब यहां पर हमारा क्या बचेगा सर, कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बच जाएगा। अब आगे बढ़ जाएंगी, तो अब हमें इसका आपस में क्या करना है, गुणा कर लेना है। तो अब इसका हमें गुणा करना है, तो कैसे करेंगे, 2 एकम 2 और 2 तीन 6, 6 चौको 24, और 24 में हम 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, तो 144 हो गया। अब 144 में हमें 7 का गुणा करना है, तो 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौको 28, हासिल कितनी आएंगी सर 2 आएंगी, फिर से 7 चौको 28 और 2 कितना हो जाएगा सर 30 हो जाएगा। अब हासिल क्या बचेंगी सर 3 बचेगी, 7 एकम 7 और 3 कितना हो जाएगा सर 10 हो जाएगा। तो हमें 1 से लेकर 7 तक का गुणा करने पर हमें 1008 प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, 1008। देखिए यहाँ पर प्लस का एक अभी बाकी है, तो इसको हम यहीं लिखने वाले हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो आप क्या लिखोगे, 5 हमारा ज्यों का त्यों, और कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा। अब देखिए 108 में हम 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1009। अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि हमें संख्या के एक से अधिक गुणनखंड 2 प्राप्त हो रहे हैं, और जब संख्या के एक से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो तो वह संख्या क्या कहलाती है, हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसको हम लिखने वाले हैं कि अतः यहां पर संख्या के एक से अधिक एक से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड है। देखिए 5 भी हमारी एक अभाज्य संख्या और 109 भी हमारी अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हमें एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड है तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर संख्या के एक से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड है, और ज्यों ही हमें एक से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड मिलते हैं तब यह संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी सर, यह संख्या एक भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। इस तरीके से हमारे सवाल क्रमांक 6 का हल प्राप्त हो जाएगा। तो हमने इस तरीके से सवाल को हल किया है, आप देख सकते हैं। यदि आप इसी तरीके से परीक्षा में हल करते हैं तब आपको नंबर प्राप्त होने वाले हैं। तो आइए अब हम इसी क्रम में, तो सवाल नंबर 7 क्या कहता है, सवाल नंबर 7 कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का तो आइए अब हम सवाल क्रमांक 7 को लेकर चर्चा करने वाले हैं।
तो हमारा सवाल क्रमांक 7 कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को हमने पढ़ने के बाद क्या जाना, तो आइए इसे हम आसान तरीके से क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर आपको देखना है ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि यह एक खेल का मैदान है। तो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर यह जो अंदर का भाग है यह खेल का मैदान है और इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसको मैंने इस तरीके से डैश किया है और रेड कलर के पेन से आपको रास्ता बताया है। तो यह हमारा खेल का मैदान है और यह जो इसके बाहर का रास्ता दिख रहा है यह वृत्ताकार पथ हो गया। अब सवाल कहता है कि सोनिया यदि इस वृत्ताकार मैदान का चक्कर लगाती है तो उसे 18 मिनट लगते हैं और यदि रवि इस वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाता है तो उसे 12 मिनट लगते हैं। अब सवाल कहता है कि आप ऐसा मान लो कि रवि और सोनिया इस पॉइंट पर इस स्थान पर खड़े हैं। अब यदि दोनों इसी स्थान से एक ही दिशा में, इस स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय पर इसका चक्कर लगाते हैं, तो वे दोनों उस स्थान पर कब मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे, तो यही हमें इस सवाल में बताना है। तो आइए अब हम इस सवाल को आसान तरीके से हल कर लेते हैं। तो सवाल क्या कहता है, सबसे पहले हम दिया है लिखेंगे हमें कौन कौन सी चीजें सवाल के अंदर दी गई हैं। तो सवाल के अंदर क्या दिया गया है कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 18 मिनट। तो हमने यहां पर लिख लिया 18 मिनट। अब रवि भी चक्कर लगाता है तो और रवि को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है सर, 12 मिनट लगता है। सवाल में हमें 12 मिनट दिया है। ज्ञात क्या करना है उस चीज को हम लिखने वाले हैं, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि रवि और सोनिया प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलने का समय। तो क्या ज्ञात करना है, प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलने का समय। सोनिया को एक चक्कर जब वो अकेली लगाती है तो कितना लगता है, 18 मिनट, और रवि को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 12 मिनट। अब यदि यह एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय पर दोनों वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाते हैं तो उसी स्थान पर वो कितने समय बाद मिलेंगे, हमें यह बताना है। जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना हमें दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालना होता है। तो आइए अब हम 18 और 12 का एलसीएम निकालने वाले हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि दोनों का प्रारंभिक स्थान पर
मिलने के लिए हमें 18 और 12 का एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको बहुत अच्छे से आप सीख चुके हैं, जान चुके हैं। तब हम क्या लिखेंगे, 18 लिखेंगे, और 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, तो यह एक छोटी संख्या है, तो इसे हम डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं, 2 3 6 और 6 3 18, इस तरीके से लिख लेंगे। इसी तरीके से 12 के क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना है 2 दूनी 4 और 4 तीरी 12। अब हम क्या लिखेंगे, इसलिए 18 और 12 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो आपको वो गुणनखंड लेना है जो, तो कैसे निकालते हैं, तो आइए हम अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 हमारा दोनों जगह है, तो जिसका जोड़ा बन जाए या उभयनिष्ठ हो उसे एक बार लिख लेते हैं। अब इसको एक बार लिखने के बाद यहाँ पर देखिए 3 हमारा अलग है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। यह 2 भी हमारा अलग है, इसका भी जोड़ा नहीं बन रहा है। किंतु यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 हमारा दोनों जगह है, उभयनिष्ठ है और इसका जोड़ा बन रहा है, तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं। जिसको एलसीएम निकालना नहीं आता है वो इसके पहले वाली वीडियो देखें, तब आपसे आसानी से एलसीएम ज्ञात करना आ जाएगा। अब इसका हम आपस में गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 ती 18 और 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, नहीं सर, हमें इसमें अतः करके जरूर लिखना है। तो अतः करके हम क्या लिखने वाले हैं कि अतः दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके से सवाल क्रमांक 7 को हल करना है। यदि सवाल को आप व्यवस्थित तरीके से हल करते हैं तभी आपको परीक्षा में पूरे नंबर प्राप्त होने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको समय अनुसार प्राप्त होते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और लगन निष्ठा के साथ मेहनत करते रहें।